अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। इस बीच एक अहम खबर आ रही है, वो पहले आपको बता दें। अमित शाह के घर पहुंचे हैं अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में हैं और पहले ही ये बातें हो रही थी कि वो अमित शाह से मिलने जा सकते हैं और यही हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। तो क्या ये उस तरफ एक और कदम जहां ये माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देंगे? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी अब ज्वाइन करने ही वाले हैं? क्या उसी की शुरुआत है अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात? कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय दिल्ली में हैं। कुमार कुंदन और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कुमार, बताइए। दिनेश, अभी अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह के घर पहुंचे हैं और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, चीजें उसी तरफ जा रही हैं। लेकिन जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात है, उन्होंने बार बार यही बोला है कि ये जो यात्रा है उनकी निजी यात्रा है और दिल्ली में कुछ निजी लोगों से उनसे मुलाकात है। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह से वो मुलाकात कर रहे हैं और पंजाब के सियासी उठापटक के बीच इस मुलाकात के मायने कुछ और हैं, इसको निजी नहीं बताया जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले वो पहुंचे हैं। देखना है कितनी देर उनसे बात होती है और उसके बाद अगर वो मीडिया से बात करते हैं तो शायद चीजें छनके कुछ और भी बाहर आएंगी। दिनेश, मतलब इसमें ये अब केवल मुझको लगता है वक्त ही है बीच में, बाकी डेवलपमेंट्स किधर जा रहे हैं इसके संकेत साफ हैं। कुमार, देखिए, अभी से अगर थोड़े दिन पहले की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर के जितने भी लोग जानने वाले हैं, सब लोग बार बार एक ही बात कह रहे थे कि कैप्टन कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं, 2022 में फिर से कैप्टन बनेंगे। कई सारी तरह के राजनीतिक कयास वहां पे लगाए जा रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से अमित शाह से उनकी मुलाकात हो रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है और निश्चित रूप से इस संकेत के मायने बहुत क्लियर हैं। बस अगर कुछ संभव है तो वो है आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक बयान। हालांकि अभी क्या है, कैसे है, ये तो सब कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह की मुलाकात के बाद पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि जिन परिस्थितियों में ये मुलाकात हो रही है, ये सामान्य मुलाकात नहीं कहा जा सकता। कुछ और नाम भी लिए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जिनसे मुलाकात हो सकती है उनकी, क्या वो भी लाइन में है? आप एक बार वहां से निकलने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी अचानक से सब कुछ हुआ है। किसी को इसकी भनक तक नहीं थी कि आज अभी इस वक्त जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलेंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ा डेवलपमेंट है और एक बार जब वहां से मुलाकात हो जाती है उसके बाद कुछ पता चलेगा कि क्या है। लेकिन जहां तक अगर दूसरे नेताओं से मिलने की बात है, एक बार अगर कोई अमित शाह से मिल ले रहा है तो उसके बाद फिर दूसरी नेताओं से मुलाकात से औपचारिकता भर रह जाती है। दिनेश, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जितना कि राजनीति को आप समझ रहे होंगे, तो यह जो मुलाकात है इसके मायने कुछ और है और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है पंजाब की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी दोनों की राजनीति को ध्यान में रखते हुए। कुमार, एक बात और मुझे समझाइए कि आने के बाद दिल्ली उनको वक्त हो चला और उसके बाद काफी वक्त होने के बाद ये मुलाकात, तो क्या वो अपनी तरफ से किसी इंतजार में थे, कांग्रेस के आला कमान की तरफ से कोई बातचीत के इंतजार में थे, या वक्त अपॉइंटमेंट शायद उनको अब मिला होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस आला कमान से बात है तो कांग्रेस आला कमान से बातचीत तो उनकी होनी बहुत मुश्किल लग रही थी, और क्योंकि वो सारे दरवाजे एक तरीके से बंद हो गए थे। जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी भी की थी पद से हटने के बाद, उसके बाद से निश्चित रूप से आला कमान को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो मिलने को आतुर नहीं थे, या फिर आला कमान भी उनसे मिलने को बहुत आतुर नहीं था। इतना तय है कि पंजाब में जो अभी की घटनाएं हुई हैं, वो घटनाएं कहीं न कहीं एक उत्प्रेरक का काम जरूर कर रही हैं। और जहां तक अमित शाह से मिलने की सुप्रिया बात हमारी है, संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। सुप्रिया, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, जहां तक पंजाब की सिचुएशन है उस पर अपडेट ये आ रहा है कि जहां एक और अब G20 ने अपना मोर्चा खोला है, वहीं पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो होम मिनिस्टर अमित शाह को मिलने पहुंचे हैं। और कांग्रेस पार्टी भी एक स्टेटमेंट जो है थोड़ी देर में सुनने में आया कि ऑफिशियली रिलीज करेगी, जो पूरी की पूरी घटनाक्रम चल रहा है उसको लेते हुए। पर जो पार्टी के युवा नेता हैं, उस बीच में अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त जो वो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पहुंची हुई गाड़ियों का काफिला है और ये अमित शाह के घर के बाहर से ली हुई तस्वीरें हैं। उनके घर के बाहर अंदर जाती हुई ये गाड़ियों का काफिला। कंटिन्यू करें सुप्रिया।
जी दिनेश, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो कल यहाँ दिल्ली पहुंचे थे। उतरते ही उन्होंने एयरपोर्ट पे एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं यहाँ पे एक निजी काम से आया हूँ, पर्सनल विजिट से आया हूँ। सारा दिन हम उनको खोजते रहे दिल्ली के अलग अलग 5 सितारा होटल्स के अंदर, लेकिन पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। कपूरथला हाउस सुबह तक थे। कपूरथला हाउस को उन्होंने विकेट किया, जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है चीफ मिनिस्टर का पंजाब के, उसको विकेट किया। उसके बाद एक 5 सितारा होटल में खबर आई, वहाँ पे थे। वहाँ उन्होंने किसी भी मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात करने के लिए मना कर दिया। और अब जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं वो ये हैं जहाँ वो अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं उनके घर पे पहुंचे हैं। सुप्रिया, आप मेरे साथ बनी रहिए। मोहित मेरे साथ पंजाब से जुड़ रहे हैं, मोहित मल्होत्रा, उनके पास कोई अपडेट है इस वक्त देने के लिए? उनके पास जाना चाहूंगा मैं। मोहित जी, क्विकली। देखिए, मेरे पास अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक इस पूरी मुलाकात को ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि किसान आंदोलन जो है, केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिले हैं और जो किसान पंजाब में लगातार आंदोलन कर रहे हैं और मांग उठा रहे हैं उसको लेकर ये बातचीत होगी। ऐसी ये जानकारी वहाँ पर दी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि अगर कोई और भी राजनीतिक बातचीत होती है तो उसको कहीं ना कहीं केंद्रीय कृषि कानूनों के नाम पर डाइवर्ट किया जाए और ये बताया जाए कि पंजाब में जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके मुद्दे को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले हैं, ये जताने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पीछे की कहानी क्या है ये अब से थोड़ी देर में ही साफ हो पाएगी। लेकिन इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी हैं। हालांकि जो जताया जाएगा, जो बताया जाएगा, वो यही कहा जाएगा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर यह मुलाकात। लेकिन अगर वो जो हम सामने देख रहे हैं, जिसको लेकर हम और आप बात कर रहे हैं, अगर वो राइटिंग ऑन द वॉल है तो ये भी कितने दिनों तक कहा जाएगा कि अमुक मुद्दे को लेकर बात हुई है? कितने दिनों तक ये कहा जाएगा कि मौसम के बारे में बात हुई? मैं कुमार कुंदन के पास एक बार फिर से चलना चाहता हूं। कुमार कुंदन लेकिन हमारे साथ अभी है नहीं। सुप्रिया भारद्वाज आपको ये बता रही थी कि किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में हैं तो पिछले काफी वक्त से, लेकिन उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की, बात नहीं की और ऑफिशियली कुछ बोला नहीं। सुप्रिया ये बता रही हैं कि किस तरीके से ये चुप्पी बहुत कुछ बयान करती है, तो इस चुप्पी के मायने क्या निकाले गए सुप्रिया? देखिए, चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है दिनेश। उसकी वजह क्या है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने साफ कर दिया था कि मैं किसी को मिलने नहीं आया हूँ, पर्सनल विजिट है और मैं अपना घर जो है कपूरथला हाउस उसको खाली करवाने आया हूँ और उसके बाद कुछ अपने जो निजी दोस्त हैं उनसे मुझे बातचीत करनी है और फिर मैं वापस जाऊँगा। आज सुबह जब सिद्धू का रेजिग्नेशन के बाद प्लान बी पे आई कि कांग्रेस पार्टी उनके विकल्प को खोजने में भी लग गई है, उसमें एक नाम जो बागे निकल कर आया वो महारानी परनीत कौर का था, जो कि कांग्रेस की पटियाला की सांसद है और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। इसके साथ साथ खबर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो सारा दिन मीडिया को डॉज करते रहे, कहां पर थे किसी को नहीं पता। पूरे के पूरे बोला जाए दिनेश तक वाइल्ड गूस चेस था दिल्ली एनसीआर के अंदर कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आखिर हैं कहां। और अब जब शाम को वो बाहर निकल के आए तो ये जो कहा जा रहा है कि खबरें आ रही हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह होम मिनिस्टर से जो है वो कृषि कानून को लेकर बैठक करने के लिए पहुंचे हैं, वो हमारे सामने है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की जो है उसकी बात करी जाए तो उनका ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं, ये कृषि कानूनों को लेकर बात करने पहुंचे हैं। ये बात पंजाब से लेकर दिल्ली तक ये बात गूंज रही है। मतलब ये पहले से सेट कर लिया गया था कि मुलाकात होने के बाद ये पूछा जाएगा क्या बात हुई, तो उसमें कहना क्या है ये पहले से तय है। लेकिन सभी जानते हैं कि ये जो कहा जा रहा है, इसके अलावा चीजें इस समय इतना घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है कि उस पर चर्चा होना अपरिहार्य है। एक बार फिर से मैं मोहित मल्होत्रा के पास चलता हूं। लेकिन मोहित, अंदर खाने से और खबरें क्या आ रही हैं? ये तो ठीक है कि बाद में क्या कहा जाएगा। देखिए, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली जाने का कार्यक्रम बना था तब भी हमने TV9 भारतवर्ष पर बता दिया था कि वो JP नड्डा से मुलाकात करेंगे, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से ट्वीट किया गया और मीडिया को नसीहत दी गई कि वो बेवजह की कहानियां ना बनाएं और वो सिर्फ अपने पर्सनल कार्यक्रम से जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, अब पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है उनका पर्सनल से पॉलिटिकल हो गया है, राजनीतिक कार्यक्रम में बन गया है। और अभी भी कहीं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल पूछा जाएगा कि वो अमित शाह से मुलाकात करने क्यों गए हैं, तो इसी वजह से इस पूरे कार्यक्रम को केंद्रीय कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के साथ जोड़ने की कोशिश है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या बात होने वाली है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मोहित, अब जरा तीनों चीजों को लिंक कीजिए, तीनों चीजों को लिंक करके मुझे बताइए कि यह तस्वीर बड़ा इशारा क्या कर रही है। सिद्धू को अल्टीमेटम दिया जाना कि विचार लो, नहीं तो फिर तुम्हारी जगह कोई और होगा, उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहना, ये बात कह दी गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह की यहां मुलाकात हो रही है, ये भी सबने देख लिया। उधर G23 के नेता
अपनी बात कह रहे हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाओ और अब ऐसा और नहीं चलेगा, जल्दी से एक औपचारिक रूप से इलेक्शन करा के और उसमें एक अध्यक्ष बनाओ। इस पूरी तस्वीर को कैसे देखा जा रहा है पंजाब में? देखिए, माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो राष्ट्रवादी छवि है उसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा कहते रहे हैं कि वो पूर्व सेना के अफसर हैं और सीधे तौर पर वो पहले राष्ट्र की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे, पंजाब बॉर्डर स्टेट है। ये बातें लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन क्या केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर जो पंजाब में इस वक्त बीजेपी के नेताओं का जनता के बीच जाना, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, ऐसे में क्या ये रिस्क कैप्टन अमरिंदर सिंह उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकलवा कर कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे लाने की बीजेपी कोशिश कर सकती है। लेकिन अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो नज़दीकी सूत्र हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी ही रहेंगे। लेकिन जिस तरह से वो अचानक ही अमित शाह से मिलने के लिए चले गए हैं, इससे पहले अगर आप कल के बयान देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं करूंगा मोहित, बहुत धन्यवाद आपका, कुमार कुंदन का। और सुप्रिया वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और ये दूसरी अहम खबर देख लीजिए, पंजाब के घटनाक्रम से जुड़ी हुई दूसरी अहम खबर भी आपको बता दें। पंजाब में सियासी संकट पर सबसे बड़ी खबर है ये, कपिल सिब्बल ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। पंजाब प्रकरण को सिब्बल ने पाकिस्तान से जोड़ा है, खुद लड़ेंगे तो पाकिस्तान और आईएसआई को फायदा होगा, सिब्बल ने यह बात कही है। और ये बहुत बहुत कैटेगोरिकली स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि यहां पर जो घमासान चल रहा है, कहीं वो आईएसआई और पाकिस्तान के इशारे पर तो नहीं चल रहा है। ये असल में प्रकारांतर से कही हुई बात है। कहा यह गया है कि उनको फायदा होगा। अगर आप दूसरी तरफ से इसको देखें तो यह भी देखा जा सकता है कि क्या उनके इशारे पर तो नहीं हो रहा है। और पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बात कह चुके हैं कि सूबा ऐसा है जिसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और वहां यह गड़बड़ होना ठीक नहीं है और सिद्धू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। The Congress party should make sure we need an open dialogue. We need conversations. We need to understand each other's point of view. I don't want to talk about Punjab, but a border state where this is happening to the Congress party means what? It's an advantage to the ISI in Pakistan. सुप्रिया एक बार फिर से इस खबर पर आपके साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, ये तो सीधे सीधे कह दिया गया, आप कुछ रह नहीं गया, इसमें कोई और गुंजाइश है नहीं। This very loud and clear statement this is. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए, जहाँ तक कपिल सिब्बल और G23 का सवाल है, कपिल सिब्बल का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिनेश वो ये कहना चाह रहे थे कि जो G23 यानी कि सीनियर लीडर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। जब उनसे कहा गया कि आप सुझाव क्यों नहीं देते तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई बुलाएगा तो मैं सुझाव दूंगा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर आप देख सकते हैं कि मैं G23 पर आऊंगा, मैं G23 पर आऊंगा। पहले मैं इसके निहितार्थ समझना चाहता हूं आपसे। बॉर्डर स्टेट में ये सब चलना, इससे पाकिस्तान और आईएसआई को फायदा होगा, ये इन अ वे ये कहना है कि पाकिस्तान और आईएसआई के का इशारा तो कहीं वहां नहीं है जो आपस में फूट दिखाई दे रही है। वी मस्ट रिमेन यूनाइट, उन्होंने ये जो कहा है इसका मतलब ये है क्या कि फूट डाली गई है वहां? देखिए, जहां तक इस पूरे मसले का सवाल है, इसी के ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पहले सिद्धू के ऊपर हमला बोला था। आज वही लाइन जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की है उसी के ऊपर ज़्यादा एक्सटेंड करते हुए कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पे और स्पेशली नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर एक दबी जुबान में बिना नाम लिए हमला फिर से बोल दिया है, जिसपे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी चुप्पी साधे बैठे हैं। हमने जब बात की इस पूरे मसले के ऊपर तो उन्होंने बोला कि शाम के 7 बजे तक का इंतजार करिए, कुछ ना कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी। बट ऑफ रिकॉर्ड दिनेश जो उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि सिब्बल साहब का पर्सनल मैटर है, वो जो कह रहे हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे हैं और उनको अगर कुछ चिंता है उसको प्लेटफॉर्म पे रखा जाए। ये सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आप बता रही हैं सुप्रिया, मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। जो बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही वो पूरे जमाने ने सुनी और कपिल सिब्बल भी आज ये बात कह रहे हैं कि वहां पर फूट पड़ना ठीक नहीं है, इससे पाकिस्तान और आईएसआई को फायदा होगा। दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कहीं इशारे पर तो नहीं हुआ उनके। और दूसरा अहम पहलू इससे जुड़ा हुआ वो भी देख लीजिए। कपिल सिब्बल का कांग्रेस पर सबसे बड़ा सवाल
अध्यक्ष कोई नहीं है तो फैसले ले कौन रहा है? लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, सोचने की आवश्यकता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाने की मांग की उन्होंने। कांग्रेस की कमजोरी पर बोले, इंतजार की भी हद होती है। गुलाम नबी आजाद ने भी फौरन सीडब्ल्यूसी की बैठक की मांग की है। In our party, at the moment, there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. और इस स्थिति में क्या हो रहा है, हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। गुलाम नबी आजाद ने भी लेटर लिख दिया, ये सार्वजनिक हो गया है। मतलब अब क्या दबाव बढ़ेगा सुप्रिया? देखिए दिनेश, जहाँ तक G23 का इंटरनल कांग्रेस पार्टी के संगठन का सवाल है, उसके ऊपर एक तो टिप्पणी जो आ रही है वो ये है कि जो लोग सीनियर लीडर्स आज क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं लीडरशिप पे, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो वो मंत्री बने और उसके बाद राज्यसभा गए हैं, वो भी सेम लीडरशिप के ही कहने पर गए हैं और उनको उन्हीं ने टिकट दी थी। तो कहीं ना कहीं जो G23 वर्सेज कांग्रेस लीडरशिप की फाइट है, उसको युवा ब्रिगेड ने स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ जो CWC की बैठक का सवाल है, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने नेताओं से हमारी बात हुई है, पदाधिकारियों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि एक CWC की बैठक की तो बुलाई थी जिसमें गुलाम नबी आज़ाद भी हिस्सा थे, और वहीं पे जब सोनिया गांधी ने कहा था कि वो अब आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहती और जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाए, तब यही सब नेता थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, आपको कंटिन्यू करना चाहिए और आगे CWC की जो बैठक है वो 6 महीने बाद बुला के की जानी चाहिए। तो वो CWC की जो बैठक है उसका इंतजार कांग्रेस पार्टी नवरात्रों का कर रही है, क्योंकि अभी पितृपक्ष श्राद्ध का समय चल रहा है, जिसमें पार्टी कह रही है कि कुछ भी ऑस्पिशियस काम नहीं किया जाता है हिंदू मान्यता का हिसाब से। इसीलिए पूरा का पूरा जो रिवैम्प है, जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस है, उसको कहीं ना कहीं होल्ड पे डाल दिया गया है। ये पार्टी के बहुत सारे जो नेता सुप्रिया, मैं आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि अड़ी का जो आज का विषय है वो भी इंतजार कर रहा है आगे, लेकिन आपने नटशेल में हमको ये समझा दिया कि अभी ये रुका हुआ क्यों है। कहा यह जा रहा है कि अब ये जाहिर है कुछ इसके बारे में जस्टिफाई करना है, तो कहा यह जा रहा है कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, नवरात्र आने दीजिए, लेकिन तब क्या ये हो जाएगा? बहुत शुक्रिया आपका। यह भी कहा गया है कि हम हुजूर 23 नहीं हैं, हम G23 हैं, बात कहते रहेंगे। अब आइए अड़ी के आज के विषय का रुख करते हैं। शुरुआत में हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई जिसमें आपको अली बाबर दिखाई दिया। जहीरुद्दीन बाबर नहीं, मुगल साम्राज्य का संस्थापक अली बाबर पकड़ा गया है, आतंकवादी जो भेजा गया था यहां असलहा देने के लिए, पूरे असलहे के साथ पकड़ा गया है। पाकिस्तान के पाप का सबसे बड़ा सबूत आया सामने, गिरफ्तार आतंकी अली बाबर ने साजिश से पर्दा उठाया। अली बाबर ने लश्कर, ISI, पाकिस्तान आर्मी की पोल खोली, मीडिया के सामने आकर इमरान बाजवा को बेनकाब किया। और आज अब इस सबूत के बाद और क्या बाकी रह गया? हालांकि पहले भी क्या बाकी रह गया था, लेकिन शायद अब शर्म आए, शायद अब तो सच्चाई पहचानी जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? कर्नल RSN सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट। साथ में वो आपको बता सकते हैं कि खुफिया सूचनाएं, इंटेलिजेंस इनपुट कितना महत्वपूर्ण रोल इस समय रख रही हैं और क्या इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं जो साझा किए जा सकते हैं अभी लोगों के साथ। अशोक सज्जनहार साहब, पूर्व राजदूत, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहासकार, इतिहास हमने देखा, क्या आगे कोई सबक लिया जाएगा कम से कम पाकिस्तान की तरफ से अब इस घटना के बाद? हामिद आल शरीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हामिद खान वहाँ के पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट हैं, कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं, अपनी इंटीग्रिटी और साफगोई के लिए जाने जाते हैं। और मुझे ये भी मालूम हुआ कि वो उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी डिग्री है, तो जो उनका अप्रोच होगा वो रैशनल होगा, साइंस के तरीके से सोचने वाला होगा। कम से कम इस मामले में वो साफगोई से बात करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ उनके पास मैं चलूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये सुना देते हैं अली बाबर ने क्या कहा चाय पीते पीते, सुनिए।
मैं आरएसएन सिंह साहब के साथ शुरुआत करना चाहता हूं इस चर्चा की। आरएसएन सिंह साहब, हाथ कंगन को अब और आरसी क्या? नहीं, बिल्कुल देखिए, ठीक है, सभी लोग इस बात से बहुत इस पर चर्चा हो रही है कि ये फिर से पुष्टि हो गई कि जो हालात हैं और जो तेवर हैं और जो उद्देश्य है पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट का वो नहीं बदला है। तो वो तो कभी बदलने वाला है नहीं, क्योंकि आप देखें एक एस्टिमेट के मुताबिक 12,000 से 40,000, ये कुछ साल पहले की मैं आपको एस्टिमेट, मदरसे हैं पाकिस्तान में, अब ये 12,000 से 40,000 का जो एस्टिमेट जो है, ये इतना बड़ा गैप यही दिखाता है कि वो कितनी मतलब अंधकारमय वो दुनिया है, पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा है। और इसमें वो नहीं शामिल है वो स्कूल जहाँ पर मतलब कुरान पढ़ाया जाता है। अब आप किसी विश्लेषक से पूछें या यहाँ पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे से, वो कहेगा नहीं जी वहाँ पर तो बहुत हम टेक्निकल एजुकेशन भी देते हैं, ये भी एजुकेशन देते हैं, फिज़िक्स भी पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ाते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये सबको मालूम है कि जब आपने एक जिहाद के तहत ये सारा अगर पाठ्यक्रम रखा है तो जिहादी पैदा होंगे। और आप देखो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। अब आपने यहाँ से, जैसे ये तो 16-17 साल का लड़का है, अब 19 साल शायद इसकी उम्र है, यही आदमी फिर सैमुल हक सेमिनरी में जाता है, फिर ये मुल्ला ओमर या मुल्ला बरादर या खुनजदा बनेगा, यही जाएगा बिनौरी मॉस्क में। और ये सारे जो मदरसे हैं, लेट मी टेल यू, मेजॉरिटी ऑफ देम आर देवबंदी। इस बात से आप ये मत करें, और कृपया देश के साथ देश को गुमराह न करें ये कह के कि ये गरीब बच्चे हैं, इनकी गरीबी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये इत्यादि बातें मत करें। आपको मैं इसका उल्टा भी बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। अमीर बच्चे, ठीक, अच्छे घरों के आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही है सर, उस पर मैं जरूर रिएक्शन लेना चाहता हूं। बात है कि आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही, उस पर मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं। आरएसएन सिंह साहब, आपने कहा जहां कट्टर सोच पनपाने के लिए शिक्षा दी जाएगी, वहां पर आखिरकार जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा ही होगा। अल मशरिकी साहब, रिएक्शन आपका। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वेरी मच, बहुत खुशी है मुझे आपके चैनल पर आने पे। मैं ये कहूंगा कि अब मुझे 2 मिनट दीजिएगा। देखिए, हम ये जो कुछ अब ये 3-4 दिन से ड्रामा शुरू हुआ है, ये बिल्कुल एंटीसिपेटेड था। इसकी वजह ये थी, इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि चूंकि इंडिया के अंदर मोदी साहब जो हैं उनको इलेक्शन हारते नजर आ रहे हैं, यूपी में उनकी पोजीशन खराब है, बिहार में उनके साथ जो हो रहा है, आगे पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं, तो हमने तो ये देखा है कि जब भी बीजेपी की ये इलेक्शन टेक्निक बन गई है कि जी कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाओ, कोई पाकिस्तान के ऊपर मुद्दा डालो, आईएसआई पे मुद्दा डालो और एक नेशनल लेवल का एक नैरेटिव डेवलप करो पाकिस्तान के खिलाफ और वोट इकट्ठे कर लो। इसी तरह लास्ट इलेक्शन जीते मोदी जी, अब फिर इलेक्शन में इनको चिंता हुई है और अब ये कर रहे हैं। दूसरे एंड के ऊपर आप ये देखें, आपने देखा कि आपके मोदी जी का जो अमेरिका का दौरा है वो बड़ी बुरी तरह नाकाम हुआ। उसकी 2 वजह है, एक ये कि आप ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं ले सके प्रेसिडेंट बाइडेन से पाकिस्तान के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ, जो तो बड़ी कोशिश की गई। हामिद अल मशरिकी साहब, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और नहीं, मैं आप फेरिस्त सी कुछ प्री कंसीव्ड दिमाग में चीजें लेकर आए। मेरा सवाल ये था कि कट्टर सोच पनप रही है क्या वहां
क्या नहीं तहरीके पनप तालिबान रही। मैं ये पाकिस्तान कह आपके रहा यहाँ हूं, हमले नहीं कर रहा? क्या नहीं, मैं बेनजीर आपको भुट्टो को बताता उसने हूं। मारा नहीं? तहरीके क्या यहाँ पर तालिबान जीता पाकिस्तान- जाता है जागता एक आदमी जिसका आपके यहाँ से ओकारा से संबंध है, वो बता रहा है कि ओकारा में वो कहां से है, वो बता रहा है आईएसआई ने ट्रेन किया है। क्या आप भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए इनको भेजते हैं जी, क्या? जी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। आपके पास हमारे बहुत सारे प्रिजनर पड़े होते हैं, आपके पास इसको प्रॉक्सी एसेट्स कहते हैं, स्ट्रेटेजिकली आप उनको टाइम टू टाइम यूज करते हैं, जैसे आप अफगानिस्तान में करते रहे। अब अफगानिस्तान में तो इंडिया की चल नहीं रही, अब उन्होंने सोचा कि यार अब हम यहाँ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाएं, अपना जनाब पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाएं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया को चाहिए कि इस तरह का बचकाना अटैक जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी बोर्ड अब दुनिया की कोई इंटेलिजेंस ये बचकानी स्टोरी बोर्ड आपको अगर इंडिया की दिखाई देती है तो बाकी जगहों पर क्या कहा जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं अमेरिकन एक छोटी सी कांग्रेशनल रिसर्च स्टडी क्या कहती हो आपको बताऊंगा, वहां भी कुछ बचकाना चल रहा है। पूरी दुनिया में बचकानी चीजें चल रही हैं। अल मशरिकी साहब, मैं आता हूं आपके पास। ये आपने प्रॉक्सी की बात कही है, मतलब ये अल मशरिकी कह रहे हैं कि ये इस तरह के एसेट्स कंट्रीज के पास होते हैं। 19 साल का एक लड़का आपने बहुत पहले से कैद खाने में रखा हुआ होगा, आज अब सामने चुनाव आ रहे हैं तो कुछ बम उसके आसपास सजाकर जिसमें आईएसआई और चीन के निशान पाए जा रहे हैं वो लगाकर वहां पर उसको बिठा दिया गया ताकि यहां एक पॉलिटिकल आउटफिट को मदद मिल सके। प्रोफेसर कपिल कुमार, इस पर जवाब चाहूंगा मैं आपका, लेकिन उससे पहले अहम खबर बता दूं, कश्मीर पर लगातार प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। लंदन में ब्रिटिश सांसदों से मिले पाकिस्तान के विदेश मंत्री। कुरैशी ने भारत के खिलाफ कश्मीर का झूठा डॉशियर दिया। कुरैशी की मीटिंग के दौरान भी बाहर प्रदर्शन हुआ, अत्याचारी बताया गया। अब जो यूनाइटेड नेशंस की बात पर अचानक चले गए थे हामिद, उस तरीके से मैं अभी फिलहाल जाना ठीक नहीं समझ रहा हूं मैं इसको, नहीं तो फिर डिरेल होगा। नहीं, आपने अपनी बात कह रही है। कपिल कुमार आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, वो सुन लीजिए। ऑन अ सीरियस नोट, लोग मारे जा रहे हैं, ये बम गोले बारूद के साथ लोग पकड़े जा रहे हैं, इस पे हम मजाक ना करें। हामिद अल मशरिकी साहब, जरा जवाब सुनिए कपिल कुमार का भी। भाई, इन हामिद साहब को एक कहावत बता दीजिए हमारे हिंदुस्तान की, जो इनके पाकिस्तान में भी चलती है, कि सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो आज हमें बस सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा कि जोरू ये इनके आतंकी हैं या ये आईएसआई जोरू है। सारी दुनिया जानती है कि ये आतंकी फैक्ट्री बनाते हैं, आतंक को फाइनेंस करते हैं, आतंकी मदरसे बनाते हैं, आतंक चलाते हैं। जिस देश की बुनियाद ही झूठ पे बनी हो सन 47 से, जो देश अपने प्रधानमंत्रियों के कत्ल करता हो, अपने प्रधानमंत्रियों को देश से निकालता हो, अपने प्रेसिडेंट्स को देश से बाहर निकालता हो, वो क्या हम पे इल्जाम लगा रहा है? और ये आईएसआई के दिमाग वाले बैठ करके, अरे हामिद साहब, जो भी आपका नाम है, अपने बच्चों की चिंता करो, अपने घर वालों की चिंता करो। जब तालिबानी आके तुम्हारे पे कोड़े लगाएंगे ना, और तुम्हारी जितनी मोहतरिमा हैं, ख्वातीन हैं, देख लिया, आता हूं उनको बंद कर देंगे रसोई घरों के अंदर कबाब बनवाने के लिए। उसका ध्यान कीजिए आप हमें अकल देनी छोड़ दीजिए। नहीं, लेकिन ये जो एनिमी एसेट्स वाली बात कही गई थी प्रोफेसर कपिल कुमार, इस पे एक रिएक्शन जल्दी से आरएसएन सिंह साहब का ले लूं। आरएसएन सिंह साहब, ये इस तरीके से पकड़कर लोग रखे जाते हैं, वक्त आने पर उनको पेश कर दिया जाए सामने, ये बताकर कि अभी सीमा पार से इधर आया है। साहब, अभी ये अमेरिका का हवाला दे रहे थे और क्या क्या बता रहे थे मोदी साहब के विजिट के बारे में। मुझे तो मालूम है कि वो क्वाड के, उनका मुख्य मुद्दा क्वाड था, और वहाँ पे क्वाड में सभी उतने ही अहम थे, है ना। ये तो अगर इतनी समझ नहीं है तो मैं फिर इनकी पत्रकारिता पर मैं क्या वो कहूँ। लेकिन एक बात बताइए कि अभी तो कांग्रेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट का आया है ना कि 12 यूएस कांग्रेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक, अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों में, एक न्यूज आइटम आया है। आ रहा हूं सर, वो खबर दिखाने वाला हूं मैं, वही खबर दिखा के ही मैं इनके पास जाता हूं। अगर वो दिखा देऊंगा तो इनको मदद मिलेगी। अशोक सज्जनहार साहब, इसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं, इस पे क्यूमुलेटिव कमेंट आपसे लेने के लिए कि यहां तो कभी नहीं माना जाएगा, यहां तो ये माना ही नहीं जाएगा कि ऐसा हुआ भी है, लेकिन कहां जाएं, कहां ये सबूत दें कि कुछ हो, या फिर वही बालाकोट बचता है हमारे पास, ये समझने के लिए आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले ये खबर देख लीजिए। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका से
बहुत बड़ी खबर, अमेरिकी रिपोर्ट ने माना पाकिस्तान में आतंकी संगठन सक्रिय, भारत और अफगानिस्तान समेत दुनिया के लिए खतरा है पाकिस्तान। अमेरिकी रिपोर्ट की यह खबर कि 12 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। और अब देखिए अमेरिका की रिपोर्ट क्या कह रही है। इस बार वहां वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में, वो भी आपको मालूम है। और अब जरा ये भी देख लीजिए, अमेरिकी रिपोर्ट पाकिस्तान डिकोड, आतंकियों का टारगेट, और सोर्स क्या है, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस, सीआरएस ने क्या कहा है, जरा वो देखिए। दुनिया में कहां यह पाया जा रहा है कि कोई गड़बड़ हो तो उसकी जड़ कहां मिलती है। भारत, अफगानिस्तान आतंकियों का टारगेट। इसमें टारगेट में कौन कौन है? अफगानिस्तान है, दुनिया है, और भारत के साथ साथ खुद पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को यह बात समझनी होगी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान उन्हीं में से एक है। अमेरिकी रिपोर्ट क्या कहती है? निशाने पर भारत है। इनमें कौन कौन है? हिजबुल मुजाहिदीन है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी, अलकायदा, ये सब के सब भारत को टारगेट करने का प्लान रखते हैं। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि पाकिस्तान में आतंकियों के ऑपरेशनल बेसिस हैं। यहां पर बाकायदे ये जो कहा जाता है, हम अपनी सरजमीन से आतंकियों को कोई प्रश्रय नहीं देंगे, पनाह नहीं देंगे, बढ़ावा नहीं देंगे। 12, 1 दर्जन आतंकी समूह वहां पर पनप रहे हैं, पनाह पा रहे हैं और एड पा रहे हैं, पैसे पा रहे हैं, उनको शेल्टर दिया जा रहा है। रिपोर्ट में और क्या कहा गया है? अमेरिकी अधिकारियों ने मिलिटेंट ग्रुप्स की पहचान की है, बाकायदा नाम लेकर बताया है, और कहा गया है कि 1980 से, आज से नहीं, 1980 से पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। क्वाड सम्मेलन के दौरान अमेरिकी कांग्रेस ने यह रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में चिन्हित कई आतंकी संगठन, और कई आतंकी संगठन इनमें अलकायदा चलाता है, यह बात भी सामने आ रही है। अल-मशरिकी साहब, इसके बाद कहने के लिए क्या रह जाता है? कम से कम इतना सफेद झूठ ना बोला जाए और बेशर्मी के साथ सामने लिखी सच्चाई को से इनकार ना किया जाए, क्योंकि एक दिन ये राक्षस उसको भी खा जाता है जो इसको बनाता है। मैं बताता हूं आपका ये जो 1980 से सारी ये जो अमेरिकन रिपोर्ट है ना, आपने इसका तो संगठन कर दिया। अब मुझे बताएं, EU डिसइंफो लैब भी साथ ही चला दें, जो 650 मीडिया हाउसेस प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, इंडिया के फंडेड प्रोपेगेंडा नेटवर्क पकड़े गए। आपने उस पर तो कोई प्रोग्राम नहीं किया। दूसरी बात यह है, आप समझ नहीं रहे हैं। बस आप ही के पास आ रहा हूं, इसके फौरन बाद आ रहा हूं सर। आप इस वक्त उस तलमिलाहट से गुजर रहे हैं, उस एम्बैरेसमेंट और ह्यूमिलिएशन से गुजर रहे हैं जो आपको फेस करनी पड़ी है अफगानिस्तान से किक आउट होने के बाद। अब आप डरे हुए हैं कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो कश्मीर की आजादी पे खत्म होगा, तो वो कश्मीरी आजादी लेंगे, वो इंशाल्लाह लेंगे। आप एक बात समझें कि अब रॉ अगर इस तरह प्लांटेड दे 24 घंटे में सारी रिपोर्ट कर लेती है। पाकिस्तान ने कुलभूषण के ऊपर पूरा टाइम लगाया। ये यहाँ की अमेरिकी रिसर्च का मैं हवाला दे रहा हूँ, ये अमेरिकी रिसर्च जो है वहां भी रॉ नजर आ रहा है। मैं बताता हूं, अशोक सज्जनहार साहब, अमेरिकी रिसर्च के पीछे, ठीक है, ओके सर, मीडिया हाउस। सुन लिया आपने क्या कहना था। आप कश्मीर तक भी आ गए हैं, अभी आप फिलिस्तीन भी चले जाएंगे, म्यांमार भी चले जाए। आप सुनिए जरा सज्जनहार साहब क्या कह रहे हैं। सर देखिए दिनेश, ये जो हामिद बाबू कह रहे हैं, देखिए रॉ के पास ऐसा पैसा नहीं है जैसा कि ISI के पास पैसा है, जो सब जगह पर। देखिए जब मैं ब्रसल्स में था तब वहां पर उन्होंने ISI ने पैसा लगाकर अपने वहां पर लोग किए हुए थे, जो भाई आप कश्मीर का मुद्दा उठाइए यूरोपियन पार्लियामेंट में। मैं जब वाशिंगटन DC में था तब वहां पर ISI के लोगों को पैसा देकर इन्होंने बिठाया हुआ था। देखिए भारत में रॉ के पास नहीं है ऐसा पैसा, वो तो बिल्कुल यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर उसके पास ऐसी चीज वो नहीं जाती हैं। आप कहते थे कुलभूषण जाधव का आपने अभी नाम लिया, मैंने सुना आपका। अब कुलभूषण जाधव को आपने गिरफ्तार किए हुए 3-4 साल हो गए। आप कहते हैं जो भी वहां पर हुआ, पेशावर में हुआ, इधर हुआ, सिंध में, बलूचिस्तान में, सब कुलभूषण जाधव ने किया। क्या वो कोई खत्म हो गए हैं? आपके यहाँ तो और बढ़ रहे हैं। देखिए आप भारत को कोई ऐसी वो नहीं है, ह्यूमिलिएशन नहीं है। भारत तो विक्ट्री लैप पर है हमीद बाबू, क्योंकि वहां पर गए हैं। आपके यहाँ पर एक टेलीफोन नहीं हुआ, यहाँ पर कितनी बार समिट्स में, वर्चुअल समिट में, और अब तो रियल टाइम समिट में इन पर्सन उनकी मुलाकात हो गई है। तो देखिए ह्यूमिलिएशन हमारी नहीं है, ह्यूमिलिएशन तो आपकी बड़ी हो रही है, क्योंकि आप हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, भाई एक बार टेलीफोन तो कर दीजिएगा, हमारी नाक तो रख लीजिएगा, वो भी नहीं हो रही है। देखिए जब तक आप डिनायल में रहेंगे, आपके देश के हालात बद से बदतर होते जाएंगे।
दूसरी बात, आपने भारत की डेमोक्रेसी के बारे में, उसके बारे में तो आप बात करना ही छोड़ दीजिएगा। शायद आप अपनी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जो भाई ऐसे किया जाता है। यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है बहुत ही, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो इसीलिए अशोक सज्जनहार साहब, सुनने की जरूरत नहीं है। चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं 625 मीडिया हाउसेस। वो बता रहे हैं कि कोरोना जो है वो वुहान की लैब से निकला, ये प्रोपोगंडा है। कोरोना से लोग मारे गए, ये प्रोपोगंडा है। पाकिस्तान में आतंकी पलते हैं, उनको पनाह मिलती है, ये प्रोपोगंडा है। पाकिस्तान की निगाह में अगर ये प्रोपोगंडा है तो उनकी निगाह में सच्चाई क्या है? उससे पहले ये अहम खबर देखिए, भारत के खिलाफ लगातार साजिशें कर रहा है पाकिस्तान। कश्मीर को घुसपैठ और ग्रेनेड अटैक से दहलाने की साजिश, सुरंग और नदी के रास्ते आतंकियों को घुसाने के फिराक में नौजवानों के हाथों में ग्रेनेड देने की प्लानिंग बना रहा है पाकिस्तान। ये बहुत अहम खबर है। पहले जो आपको पत्थरबाज नजर आते थे, अब उनके हाथों में ग्रेनेड होंगे। ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। सर, इसमें तो दो तरह के नुकसान हैं। एक तो ये कि इसमें बहुत बड़ा डैमेज होगा पत्थर के मुकाबले। दूसरे, इनको एक बार अगर इनकी तस्वीर खींच ली गई ग्रेनेड फेंकते हुए, तो उनसे कहा जाएगा तुम्हारी तस्वीर अब हमारे पास है, आ जाओ, अब पूरी जिंदगी के लिए यहां आकर हमारे काम करो, वरना ये दे दी जाएगी तुम्हारे दुश्मनों को। जी, मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा कि हम हर एक चीज को नेगेटिव दृष्टि से ही क्यों देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं उनको हम समझ रहे हैं कि वो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। और अभी तक ऑपरेशन क्लीनअप जो हुआ है, जो कि इंडियन आर्मी इतने साल से लॉन्च कर रही है, उसमें आपने देखा कि कितने टेररिस्ट मारे गए हैं, कितने चले गए हैं। और अभी जो एक टेररिस्ट पकड़ा गया है यूरी में, उरी का जो ये टेररिस्ट है जिसमें 5 मारे गए, एक पकड़ा गया है, उसने साफ साफ बताया है। और मैं थोड़ा समय लेके आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। 1996 में मैं रजौरी सेक्टर में था, वहाँ भी हमने एक टेररिस्ट ऐसे ही पकड़ा था। और मैं आपको ये बताता हूँ कि वो टेररिस्ट उनका कमांडो था। नहीं, लेकिन हमारे साथ जो ये पाकिस्तान से हमारे एक जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग पकड़ कर रख लेते हैं दुश्मन देश के लोगों को, और उनको वक्त आने के हिसाब से पॉलिटिकल आउटफिट्स के इशारे पर बाहर लाकर कहते हैं आज ही पकड़ा गया है। नहीं अभिषेक जी, मैं दिनेश गौतम बोल रहा हूँ सर जी। वो आज की बात, अच्छा, तो मैं अभी तो आज की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो 1996 की बात है, जो मेरे सामने की बात है, कि मैं जब वो पकड़ा गया, उसने भी, वो कमांडो इंस्ट्रक्टर, उसने मुझे हर एक चीज बताई। चूंकि मैंने भी कमांडो कोर्स किया हुआ है अपने यहाँ इंडियन आर्मी में, तो हमें पता होता है कि क्या कैसे होता है। ठीक है। जब सारी चीजें उसने बताई, ठीक है, और उसके बाद जब उसने हकीकत देखी हमारी कि हम कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं, वहाँ के हालात देखे, तब उसने सारी चीज बताई कि कैसे उसको ब्रेन वॉश करके। लेकिन सर, लेकिन अहम बात यह है कि एक हद तक आप आंच को झुठला सकते हैं। आपको आंच लग रही होती है, आप एक हद तक झुठला सकते हैं। जब आप जलने लगते हैं तो आप चिल्लाकर इस बात की गवाही देते हैं कि अब आग लगने लगी। वो वक्त कब आने वाला है अरविंद सिंह साहब? नहीं, वो कभी इनको वो आग महसूस नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि इस रास्ते पे ये बहुत आगे निकल चुके हैं। अब इस रास्ते पर ये बहुत आगे निकल चुके हैं, अब इनके लिए लौटने की कोई गुंजाइश नहीं बची। आप सबका धन्यवाद करूंगा, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। दूसरी अहम खबरें आ गई, इसलिए बहुत विस्तार से आप लोगों से बात नहीं हो पाई। सबको आज उतना वक्त नहीं दे पाए जितना देना चाहिए। खासतौर से अशोक सर, आपसे और विस्तार से बात हो सकती थी, माफ कीजिएगा, लेकिन आपने नटशेल में ये हमको समझा दिया कि एक्चुअली जलालत किसकी हुई है। एक टेलीफोन कॉल नहीं आया, खुले में कहा जाता है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है हमको तो फोन भी नहीं आता है अमेरिका से। जलालत किसकी हुई है? हामिद साहब आराम से सोचिएगा इत्मीनान से। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो एक चौपाई है जिसमें ये बात कही गई है कि जब जहीं दिस भ्रम होए खगेसा, सो कह पश्चिम उगे उदिनेशा। जब दिशा का भ्रम हो जाए तो यही कहा जाता है कि आज तो सूरज पश्चिम से आया है, पश्चिम से ही निकलता है। पाकिस्तान की खुदा खैर करे। आज अड़ी में इतना ही।